हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव। जो कि ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि 2023 का जो पेपर होने वाला है और 2023 में लगभग 50% क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं 2023 में। और इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चीज़ पढ़े ऑब्जेक्टिव जिससे पूरे के पूरे बन जाए, कौन सा सेक्शन ऐसा पढ़े जिससे ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे बन जाए, और क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितने मार्क्स बन सकते हैं, क्या मतलब ये कंफ्यूजन रहता है बच्चे को। तो हमने कोशिश करा कि हर चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेके अभी तक चैप्टर 5 तक हमने हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया विद एक्सप्लेनेशन। और साथ में और भी कई चीजें हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो पूरा जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने कि इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट। एलआर सर्किट है, उसका इम्पिडेंस बताना। ये चार ऑप्शंस गिवन होंगे आपके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एलआर सर्किट। एलआर सर्किट क्या होता, अगर मान लीजिए कि ये कोई रेसिस्टर है। एलआर का मतलब ये इंडक्टेंस हो गया, इंडक्टर, और ये हो गया रेसिस्टर, और ये कोई इंडक्टर हो गया। और ये दोनों किस में है, ये दोनों मान लेते हैं कि ये सीरीज में है। यहां पर हमने एसी सप्लाई अप्लाई करा। और ये क्या है, इसकी रेसिस्टेंस कितनी है, आर है, इसकी रेसिस्टेंस जो इंडक्टेंस है वो एल है। तो यहां पर आपसे पूछा कि इम्पिडेंस क्या होता। तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है दिस जेड इज इक्वल टू, क्या होता है यहां पर, दिस जेड इक्वल टू रूट अंडर दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो ये इम्पिडेंस, ये जेड क्या है, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा रहता ऑप्शन में कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। तो ऑप्शंस में कभी कभी ये जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर और एल स्क्वायर ये गिवन होते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके, दोनों में से जो गिवन हो वो आप बता सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सेल देख रहे हैं, ये एक्सेल क्या है, क्या ये साइज है सर, नहीं। ये जो है एक्सेल है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये क्या है, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला कि ए हॉट वायर आमीटर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला ए हॉट वायर आमीटर मेजर करता है, क्या मेजर करता, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी को, या पीक वैल्यू ऑफ एसी को मेजर करता। तो सबसे पहले ना आपको मैं बता दूं कि अगर ये हॉट वायर की कहानी अगर आपसे पूछा, तो हॉट वायर ना दोनों पे काम करता है, एसी पर और डीसी पर। एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। तो यहां पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पर ये काम करता है। हॉट वायर अमीटर क्या है, मेजर करता क्या है चीज को, एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को। चलिए यहां पर क्या बोला, विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप देखिए ना, इसका नाम आप ध्यान से देखें, स्टेप डाउन मतलब क्या, नीचे हो रहा है, स्टेप नीचे हो रहा, तो ट्रांसफार्मर में नीचे हो रहा है। इसका ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो क्या चीज को क्या करता, यहाँ पर द वोल्टेज और करंट दोनों के, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड यहाँ पर स्टेप डाउन वो क्या करता है, ये वोल्टेज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसके लेवल को, वोल्टेज के लेवल को। और व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को अप करता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को अप करता। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बताइए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, ये क्या करता है, ये वोल्टेज के लेवल को अप करता है। अप का मतलब आप देख ही रहे, अप का मतलब यहाँ पर इंक्रीज करता है। यहाँ क्या करता, वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करता। और स्टेप डाउन क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज करता है। ये क्या करता, वोल्टेज के लेवल को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, so move on next question. If the phase difference between current and potential is phi, the power factor, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों,
पावर फैक्टर बराबर होता है, पीएफ बराबर होता है कॉस फाई। क्या? कॉस फाई। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। हाँ हाँ, ये तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि अगर मान लीजिए एल कोई सीआर है, एलसीआर दिस इज द एलसीआर सर्किट, मतलब इंडक्टर है एल है, कैपेसिटर है सी, और ये कोई रेसिस्टर है, ये सीरीज में है, और इसको ये यहाँ पर एक पावर सप्लाई है, दिस द पावर सप्लाई कौन सा? एसी। ये एल है, ये सी है, दिस इज द ये रेसिस्टर है। ठीक है, एलसीआर सर्किट। तो अब इसका, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस कैपेसिटी के अक्रॉस वोल्टेज, इसका है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? पावर फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर अभी जस्ट हमने पढ़ा है क्या होता है कि पावर फैक्टर ना क्या होता है? कॉस फाई होता है, कॉस फाई। लेकिन अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, दिस फेजर डायग्राम, तो क्या हो जाएगा? फेजर डायग्राम अगर देखें तो दिस वोल्टेज, ये करंट होता है, अगर मान लीजिए इधर ये वीएल गया, ये वीसी गया, ये वीएल वीसी गया, तो इसके कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर हो जाता है, तो ये बी बाई एच, लेकिन ये जेड होता है। तो अगर आप देखें इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉस फाई की आर बाई जेड होती है। तो आर बाई और जेड की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या, कि इस तीनों का अगर आप निकालें तो ये निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर माइनस एल एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, अगर ऐसे मानते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ सिर्फ ऑप्शन में आपकी यहाँ पे क्या है? आर बाय जेड गिवन है, तो ये आप लिख सकते हैं कि आर बाय जेड इज द राइट आंसर। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए लूप इज इक्वल टू, क्या होता? देखिए आपको याद होगा जब हम पीछे सेक्शन में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था फेराडेज लॉ ऑफ, है ना, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था। और उसमें हमने एक चीज बताया था क्या, कि ई बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, है ना। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस फाई क्या था? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स था। और किसी सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ द डी फाई बाई डी टी किसके बराबर होता है? तो ये हमने इसके बारे में ई क्या बताया था? यहाँ पर हमने बताया था कि ई जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ई क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये ई क्या है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को क्या, एम ई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन सा डिवाइस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा? देखिए अगर आप मोटर की बात करें तो मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज या करंट के लेवल को अप या डाउन करता है। डायनेमो क्या करता है? अगर आप इसको देखें तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो जनरेटर का होता है ना। और वोल्टेज जनरेटर, तो यहाँ पर जनरेटर ऑप्शन में नहीं, तो कौन सा है? तो दिस इज द डायनेमो इज द राइट आंसर। ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस का एसआई यूनिट भी किसके बराबर होता है? ये ओम के ही बराबर होता है। एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम के बराबर। लेकिन अगर आप इसका देखें यहाँ पर ये एम्पियर लिखा हुआ, किसका यूनिट होता है एम्पियर? ये होता है करंट का। ये किसका यूनिट होता है? ये करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। फेराड किसका होता है? फेराड होता है कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड होता है। यहाँ पर एम एच ओ है, ये किसका है? ये कंडक्टिविटी का है, कंडक्टेंस का है। किसका है? ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। और रेसिस्टिविटी का तो हम बता ही दिए थे क्या होता है रेसिस्टिविटी का। यहाँ पर अगर यूनिट आपसे यहाँ पर भी थोड़ा सा आप हमें कमेंट करके बताएं कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट कितना होता है, क्या होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ एसआई, रेसिस्टिविटी एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना होता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी इज 440, इट्स वर्चुअल वोल्टेज। वर्चुअल वोल्टेज पता करना है। देखिए अगर आप रिलेशन देखेंगे ना, वर्चुअल वोल्टेज और पीक वोल्टेज में रिलेशन, तो किसके बराबर होता है ये वर्चुअल वोल्टेज और पीक वोल्टेज में? तो अगर आप देखें, अगर मान लीजिए आप ग्राफिकल कंडीशन देखें, अगर मान लीजिए कि ये कोई एसी करंट है, यहाँ वोल्टेज की बात हो रही है, अगर मान लीजिए वोल्टेज है, तो दिस वोल्टेज इज व्हाट, दिस इज द वीएम पीक वोल्टेज हमने बोला था इसको, और ये क्या होता है? जीरो। तो ये वर्चुअल वोल्टेज क्या होता है? ये वर्चुअल, अगर हम बात करें ना,
वर्चुअल वोल्टेज, है ना, किसकी, वर्चुअल। इसी वर्चुअल वोल्टेज को हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको अगर रिलेशन पता है, दिस वी आर एम एस बराबर होता है दिस वी एम बाई रूट टू। अगर वी एम की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया 440, तो हाउ मच वैल्यू 440 बाई रूट टू। रैशनलाइजेशन करो, कितना हो जाएगा 440 रूट टू, और नीचे में क्या हो जाएगा, टू टू कट गया, हाउ मच वैल्यू 220 रूट टू। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कितना, 220 रूट टू वोल्ट इसका जो है वर्चुअल वोल्टेज होगा। ये रिलेशन आप याद रखिए दोस्तों, ये आरएमएस वैल्यू है किसका, वोल्टेज का। अगर आई आरएमएस अगर बात कर दिया तो सेम कहानी होता, आई नॉट बाई कितना, रूट टू, या कहीं पे हम लिखते हैं आई एम बाई रूट टू। ये सेम स्टोरी होता है आरएमएस वोल्टेज का भी और आरएमएस करंट का भी, ठीक है। वी आर एम एस बराबर होता है वी एम बाई रूट टू। दिस वी एम क्या है यहाँ पर, दिस वी एम इज इक्वल टू क्या है, ये पीक वोल्टेज है। वी एम क्या है, दिस इज द पीक वोल्टेज। द पावर फैक्टर ऑफ ए चॉक क्वाइल, पावर फैक्टर कितना होता है, देखिए इस पावर फैक्टर ऑफ चॉक क्वाइल की बात करें, द कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपसे पूछा कि चॉक क्वाइल का वर्किंग क्या होता है ना, चॉक क्वाइल किस पे वर्क करता है, तो ये इंडक्शन मेथड पे काम करता है। किस पे काम करता है, इंडक्शन मेथड पे। कौन सा मेथड पे काम करता है, दिस इज द इंडक्शन मेथड, है ना। चॉक क्वाइल इंडक्शन मेथड पे ये काम करता है, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है हेनरी। किसका होता है, हेनरी होता है। क्या आप बता सकते हैं ये ओम किसका यूनिट है, ये ओम है रेसिस्टेंस का यूनिट। ओम किसका यूनिट है, रेसिस्टेंस का। ये वोल्ट किसका यूनिट है, ये है वोल्टेज का यूनिट है। और ये कूलम्ब किसका यूनिट है, ये चार्ज का यूनिट है। किसका, ये चार्ज का यूनिट है। वोल्टेज, रेसिस्टेंस और ये सारी चीजें क्या है, इसका यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी जस्ट हमने बताया कि कौन सा जो डायनेमो है उसका क्या वर्किंग है, ठीक है। तो जस्ट हमने बात किया था, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, या मैग्नेटिक इंडक्शन है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, या इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। डायनेमो, डायनेमो जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। सो मूव ऑन नेक्स्ट। एसआई यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया था इम्पीडेंस का वो ओम होता है। यहां पर एक चीज, यहां पर क्या है, टेस्ला किसका यूनिट है, कोई बताएगा, टेस्ला किसका यूनिट है। आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें कि टेस्ला किसका यूनिट है। और हेनरी का हमने अभी जस्ट बात किया कि हेनरी किसका यूनिट है। टेस्ला किसका यूनिट है, टेस्ला किसका यूनिट है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। द एलसीआर सर्किट में जो एनर्जी लॉस होगा वो किसका होगा, किस में होगा, द एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट एनर्जी लॉस इन सर्किट, क्या वो इंडक्टेंस में होगा, रेसिस्टेंस में, इन कंडेंसर, या सभी में होगा। तो इसका सही आंसर है जो एनर्जी लॉस होगा वो सिर्फ केवल और केवल रेसिस्टेंस में होगा। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, एल आर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है। जस्ट हमने बताया था कि जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन ही ये बताया था हमने, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर और एल स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। द पीक वैल्यू ऑफ एसी ऑफ 100 वोल्ट, इसका पीक वैल्यू सर्किट है, मतलब कोई वोल्टेज है, ठीक है 120 वोल्ट, और इसका पीक वैल्यू कितना होगा, है ना। कोई वोल्टेज है 16 का जो क्वेश्चन है वो कितना पीक वैल्यू जो है वो कितना होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि दिस वी एम इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था, वी आर एम एस बराबर वी एम बाई रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये जो गिवन है वो कितना है, ये आपका आर एम एस वैल्यू गिवन है, ठीक है। और पूछा पीक वैल्यू, तो वी एम कितना हो गया, वी आर एम एस इंटू रूट टू, और कितना 110 रूट टू। तो
कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला जो रिलेशन याद रखेंगे VRMS किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन ऑफ एन AC इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC कितना होगा। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, दिस I इज इक्वल टू गिवन है 0.6 साइन 100 पाई टी। अगर आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, है ना, जनरल इक्वेशन के साथ अगर मान लीजिए हम कंपैरिजन करते हैं, I इज इक्वल टू दिस IM साइन ओमेगा टी। आप अगर आप देखें तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पीक करंट पूछा तो IM इज इक्वल टू कितना हो गया 0.6 एम्पियर, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी, ये क्या है, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस द ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 100 पाई। लेकिन यहाँ पर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ केवल और केवल फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये पता होगा ये रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा गिवन है कितना 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। दिस 2 पाई से 100 पाई है, कट गया ये कितना 50, तो एच एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हर्ट्ज। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन दे देता कि आई एम ये वाला इक्वेशन जो आपको गिवन है ये वाला इक्वेशन, और पूछ देता यहाँ पर कि IRMS की वैल्यू बताइए, तो हम तो जस्ट पढ़े ना IM बाई √2 होता है और कितना 0.6 बाई √2 कितना ये वैल्यू होता है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये करते हैं फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन करते कितना हो जाता, ये √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो 0.6 √2 बाई 2 कट गया 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 √2। ये आपका जो आंसर है वो कितना है करंट एम्पियर में, ये हो जाता। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो कितना है, वो आपका 50 हर्ट्ज जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा। द पावर फैक्टर वैरीज बिटवीन, पावर फैक्टर किसके किसके बीच में, देखिए पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में लाई करता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। जो cos फाई की जो वैल्यू है वही तो पावर फैक्टर है, ये क्या है cos फाई की वैल्यू 0 कितनी है पावर फैक्टर, और cos फाई की जो वैल्यू होती है जो मिनिमम क्या 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू होती है, तो इस कौन सा आंसर करेक्ट है 0 से 1 इज द राइट आंसर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर आर। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए कि प्राइमरी साइड में ना अगर मान लेते हैं कि ये प्राइमरी साइड है और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स है N1 है, और इस सेकेंडरी टर्न में नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो N2 है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का पूछा है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब कि जो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से, ये हो गया। और साथ में ये तो नंबर ऑफ टर्न्स की बात है, लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात करता तो V2 ग्रेटर देन V1, और आपके एग्जाम में कभी कभी N2 को ना NS लिखा रहता है सेकेंडरी और इसको NP लिखता है प्राइमरी, इसको क्या लिखता है VS सेकेंडरी ग्रेटर देन VP प्राइमरी, ये आप देख लेंगे अपने हिसाब से सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखें ऑप्शन को तो ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं लग रहा है कि ये जो है आपका करेक्ट कहानी कह रहा है कि N2 ग्रेटर देन जो है वो N1 के होगा, N2 ग्रेटर देन किसके होगा N1 के होगा। लेकिन अगर आप स्टेप डाउन की बात करें, ठीक है, ये स्टेप आपकी बात थी, अगर हम स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या बोला कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से, मतलब डाउन हो रहा नीचे जा रहा, और अगर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो V1 ग्रेटर होगा V2 के, मतलब सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो कम होगा प्राइमरी साइड के, दैट इज द स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज के लेवल को डाउन कर दिया गया। तो आपका अगर यहाँ पर सेकेंडरी पूछता और स्टेप डाउन पूछता तो ये वाला आंसर होता, यहाँ पर लेकिन प्राइमरी पूछा तो ये वाला बी ऑप्शन इज द राइट। ये याद रखेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है नंबर ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ, इसलिए हम डायरेक्ट कितनी बार इसको 2-3 बार पूछा गया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया
कि ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और सबसे ज्यादा अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है। और अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट आपके एग्जाम 1 फरवरी से होने वाले हैं, तो अगर वन शॉट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो किस टॉपिक में या किस चैप्टर का आप चाहते हैं कि हम बनाए, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।